नमस्कार, क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे यूक्रेन रसा युद्ध के 3 साल पूरे होने की। आज 3 साल हो गए इस युद्ध को और जो पिछले 3 साल में नहीं हो पाया है वो पिछले 1 सप्ताह में हो गया है। जी हाँ, यूक्रेन और रसा का युद्ध पिछले 3 साल में बेनतीजा और दोनों तरफ से जबरदस्त तकरार के बीच चलता रहा। पर जब से इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की एंट्री हुई, तब से ये युद्ध अचानक रसा और यूक्रेन से बदलकर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हो गया। और इस युद्ध में जिस तरीके से ट्रंप जेलेंस्की को शिकस्त दिए जा रहे हैं और जो अभी सबसे लेटेस्ट बयान है जेलेंस्की का, जिसके आधार पर ऐसा लगता है कि इस युद्ध का अगला स्क्रिप्ट शायद ट्रंप साहब ने तय कर दिया है और चीजें स्क्रिप्टेड लाइन पे जा रही हैं क्या। अभी जेलेंस्की साहब ने एक इंटरव्यू के दरमियान ये कहा कि यूक्रेन के शांति के पक्ष में, यूक्रेन के नाटो में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, वो राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार है। जेलेंस्की साहब जो पिछले 3 साल से लगातार युद्ध में भिड़े रहे, तमाम परेशानियों के बाद कहीं उन्होंने हारने जैसी बात नहीं स्वीकारी। डोनाल्ड ट्रंप के आने से उनकी अपेक्षाएं जरूर उनसे बढ़ी थी और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आने से पहले ही महज 24 घंटे में युद्ध को खत्म कर देने की बात कही थी। पर आने के बाद अचानक ही सीन बदलता गया और जहां पे यूएस यूक्रेन के एक मित्र की तरह खड़ा था, वहीं यूक्रेन और खासकर जेलेंस्की यूएस, खासकर ट्रंप साहब के निगाह के एक विलन बन गए। बातें वहां से शुरू हुई कि अगर मैं शासन में होता तो ये युद्ध होता ही नहीं। इस युद्ध के दोषी जेलेंस्की हैं और जेलेंस्की तो एक जोकर टाइप के आदमी हैं जिन्होंने जबरदस्ती यूक्रेन को इस युद्ध में झोंक दिया। $350 बिलियन की बर्बादी करा दी यूएस की, और इस जोकर के कहने पे हम लोग अपने पैसा युद्ध में लगाते रहे और अब हमारे पैसे का किसी को चिंता नहीं और मैं तो ये पैसे वसूल के रहूंगा। ये सारी बातें उस जेलेंस्की के लिए ट्रंप साहब कह रहे थे, जो जेलेंस्की उनसे आने के पहले पिछली सरकार, बाइडेन सरकार के पोस्टर बॉय बने हुए थे। ऐसा क्या बदल गया जो जेलेंस्की पोस्टर बॉय से विलन बन गए? ऐसा क्या बदल गया कि जो अमेरिका उनके साथ में खड़ा था वो अब उनका साथ छोड़कर रसा के साथ में खड़ा हो गया? ऐसी चिंताएं तो थी, क्योंकि रसा से ट्रंप साहब की जो आत्मीयता रही है वो सर्वविदित रहा है। अभी ट्रंप साहब यूएसएआईडी के डेवलपमेंट फंड्स को लेकर के जिस तरीके का तंज दूसरे देशों पे कस रहे हैं कि दूसरे देशों में भारत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका पैसा दे रहा था। उसी ट्रंप साहब पे, उसी अमेरिका में आरोप लगे हैं, इंक्वायरी हुई है और 12 रशियन ऑफिशियल्स को इंडेक्ट किया गया था
उनके पिछले चुनाव में टेम्परिंग करने के लिए। रशा पे हिलेरी क्लिंटन को साजिशन बदनाम कर चुनाव के रेस से बाहर कर ट्रंप साहब को सामने लाने का आरोप लगा हुआ था, और उसी तरीके की बात इस चुनाव में भी थी। लेकिन ट्रंप साहब जहां खड़े थे, वो जो भी कहें सब सही। अमेरिका जो पिछले 80 साल से रूस के खिलाफ खड़ा है, उस रूस को दोस्त बता दें, उस रशिया के साथ वो खड़े हो जाए, तब भी कोई सवाल नहीं। पर पिछले सप्ताह जो उन्होंने एक बातचीत की पुतिन साहब के साथ, 90 मिनट की बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद परिदृश्य बहुत तेजी से बदलने लगा। उसके बाद सऊदी अरेबिया में एक मीटिंग हुई यूएस डेलीगेट्स की और रशियन डेलीगेट्स की, जिसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। यूक्रेन को नहीं शामिल किए जाने पे जाहिर तौर पे जेलेंस्की साहब नाराज थे, उनको वहां जाना था, उन्होंने अपनी सऊदी अरेबिया की यात्रा को रद्द कर दी, और फिर तो चीजें जैसे कि इंतजार ही हो रहा था। ट्रंप साहब अपने पूरे आपा में आ गए और उन्होंने जो भी आरोप लगाना था इन पे लगाना शुरू कर दिया कि ये जोकर हैं तो डिक्टेटर हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव जीत करके आया हुआ आदमी जो पिछले 5 साल से वहां सत्ता में हो, और अब स्थितियां वार की वजह से चुनाव नहीं हो पा रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर सवाल उठाया गया कि 4% की भी पॉपुलैरिटी नहीं है उनकी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। युद्ध के एक पोस्टर बॉय अब विलन बन गए हैं। फिर साफ साफ बात हुई कि यूएस को उसके पैसे के लिए यूक्रेन के मिनरल रिजर्व्स पे कंट्रोल देना होगा, और वहां जेलेंस्की टकराए। उन्होंने कहा कि जब तक हमें सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलेगी, हम यूक्रेन के मिनरल रिजर्व्स पे सीधे स्टेक यूएस को नहीं दे सकते हैं। इनका कहना था कि $500 बिलियन का खर्च है, $200 बिलियन ट्रांसफर किए गए हैं। जेलेंस्की का कहना था कि $77 बिलियन आए। पर ये सब कुछ होता रहा, पर अब जो अचानक बात आई है, जहां से जेलेंस्की जो अब तक लगातार हर मुद्दे पे भिड़े रहे, और ऐसा लग रहा था कि वो ईमानदारी से यूक्रेन की जनता के साथ खड़े हैं, यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे हैं, भले उनके पीछे जो भी ताकतें हों। पर उनका ये कहना कि वो यूक्रेन की शांति के लिए अपने पद से हटने को तैयार हैं, वो नाटो की सदस्यता के नाम पे अपने पद को छोड़ने को तैयार हैं, ये बात अगर आई है तो जाहिर तौर पे ऐसे ही नहीं आई होगी। अभी अगले कुछ दिनों में ही ट्रंप साहब और पुतिन साहब की मुलाकात होनी है, और इस मुलाकात के पूर्व आज फ्रांस के मैक्रोन साहब ट्रंप साहब से मिल रहे हैं, और यूक्रेन के सबसे बड़े दोस्त यूके के पीएम भी इस थर्सडे को ट्रंप साहब से मिलने वाले हैं। और यूके का बहुत ही वोकल सपोर्ट रहा है, और उनका मानना रहा है यूके पीएम का कि ट्रंप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, और मैं उनके साथ खड़ा हूं, मेरा देश उनके साथ खड़ा है, और ये आज की बात नहीं है, हम अगले 100 साल तक खड़े हैं। जेलेंस्की को लेकर कीथ केलॉग साहब जब यूक्रेन में थे, उन्होंने भी तमाम ट्रंप साहब के भर्त्सना के बावजूद, तब ट्रंप साहब को अच्छा नहीं लगा होगा, तब भी ये बात खुलकर कहा कि बहुत ही हिम्मती आदमी है जेलेंस्की। जेलेंस्की एक बहुत हिम्मती और ईमानदार आदमी है। जिस जेलेंस्की को उनके एलाइज इस तरीके से खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, जिस जेलेंस्की को यूएस गवर्नमेंट अब तक
ट्रम्प साहब के पहले खुल के सपोर्ट कर रही थी, वो जेलेंस्की जो पिछले 3 साल से युद्ध में लगातार जिस रसा के साथ माना जा रहा था कि शायद 1 सप्ताह का भी युद्ध नहीं चल पाए, वो युद्ध 3 साल तक चला। और अब 3 साल पूरे होने पे जब शांति समझौता की बात हो रही है, तो ये बात आ रही है कि मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं यूक्रेन की शांति के लिए, नाटो की सदस्यता के लिए। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की अगर ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण तो ये हो सकता है कि यूएस को एंटोगनाइज करके, ट्रम्प साहब को एंटोगनाइज करके वो सीधे सीधे नहीं चल सकते हैं। स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी का भी तकाजा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक तरीके का पोस्चरिंग अडॉप्ट करो कि जिससे ये मैसेज जाए कि आप बिल्कुल सी यूएस और ट्रम्प के कंट्रोल में नहीं हो, और पीछे से जो आपके एलाइज पार्टनर आपके लिए जो कोऑर्डिनेशन करना है वो करे। और वैसा होता हुआ दिख भी रहा है कि जिस तरीके से अभी मैक्रोन साहब आज वहां पे हैं ट्रम्प साहब के साथ, जैसे यूके के पीएम जाने वाले हैं, एक तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा जिस तरीके से जेडी वेंस साहब ने मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में किया और तमाम यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज को जिस तरीके से उन्होंने नकार दिया उनके पॉलिसीज को, तो एक जो यूरोपियन और यूएस एलआई वाली जो बात थी, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, उसको साफ साफ यूएस ने अपने तरफ से क्लियर कर दिया कि नहीं नहीं, यूरोप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर कहना और एक्चुअली में होना दोनों में गैप है। तो क्या ये टैक्टिकल है कि जहां पे जेलेंस्की स्ट्रेटेजिकली अपने आप को टोन डाउन कर रहे हैं और यूएस के मान को बढ़ाने के लिए ये प्रपोजल दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं हटने को तैयार हूं अगर यूएस को मैं मंजूर नहीं हूं, अगर पीस डील के लिए मेरी जरूरत नहीं है। तो जैसा कि ट्रम्प साहब कई बार कह चुके हैं कि जेलेंस्की के पास कोई कार्ड ही नहीं बचा है, जेलेंस्की को और यूक्रेन को शांति वार्ता में शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर ये उस पोस्चरिंग और स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है तब तो बात अलग है। लेकिन जेलेंस्की के इस बयान में एक दूसरी लाइन जो है वो ये है कि मैं छोड़ने को तैयार हूं शांति वार्ता के पक्ष में, मैं छोड़ने को तैयार हूं नाटो में यूक्रेन के सदस्यता के पक्ष में। शांति वार्ता के पक्ष में तो ठीक है, ट्रम्प साहब और पुतिन साहब दोनों को जेलेंस्की नहीं चाहिए, पर नाटो की सदस्यता की बात कह के क्या वो कोई पेच फंसा रहे हैं? नाटो की सदस्यता की बात कह के, चूंकि नाटो की सदस्यता पे रसा को भी इनकार था और ट्रम्प साहब को भी इनकार था, लेकिन अगर वो ट्रम्प साहब के डॉटेड लाइंस पे जा रहे हैं तो नाटो की सदस्यता की बात कह के ऐसा नहीं लगता कि आप उसको कवर कर रहे हैं। और जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, उन स्थितियों में ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत कुछ उसी डॉटेड लाइन पे चीजें जा रही हैं। क्योंकि बात अगर उनके स्टेटमेंट पे आई होती और उसी स्टेटमेंट के साथ में खत्म हो गई होती तो और बात थी, लेकिन नहीं, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और नए नए नाम आने लगे हैं। वो नाम आने लगे हैं कि जेलेंस्की को रिप्लेस कौन करेगा। जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महज 35 साल के अपने जीवन में यूक्रेन ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। यूक्रेन के चौथे राष्ट्रपति अंततः सरकार से हटाए जाने के बाद रसा में जाकर उन्होंने शरण लिया और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चले और उन केसेस के आधार पे उनके ऊपर यूक्रेन में बहुत सारी सजाएं हैं, लेकिन वो रसा में बैठे हुए हैं। यानी कि कंट्रोलिंग तो रसा से चल रहा था।
यूक्रेन के 5वें राष्ट्रपति पे भी कई आरोप लगे, लेकिन वो ट्रम्प साहब के करीबी माने जाते हैं और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने यूक्रेन छोड़ के जाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो यूक्रेन से उनको निकलने नहीं दिया गया। 5वें राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ये माना जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में रसा को फायदा पहुंचाने के लिए कोल माइंस के बड़े गेम किए थे रसा के पक्ष में। तो एक नाम तो इनकी करीबी रसा से भी है, इनकी करीबी ट्रम्प साहब से भी है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल के समय ट्रम्प साहब भी अपने पिछले समय यूएस में प्रेसिडेंट बन के आ गए थे, तो दोनों में एक तरह का संबंध भी है। तो अब जो नाम चल रहे हैं उसमें इनका भी नाम आ रहा है और ये अच्छे खासे बिजनेसमैन है। और आज तो यूएस और रसा को ऐसा ही चाहिए जो वहां बिजनेस बैकग्राउंड का हो, जो बिजनेस इंटरेस्ट को समझे, जो बिजनेस इंटरेस्ट रसा को और यूएस को सबको सर्व करता हो, उसको समझे। वैसे ही दूसरे नाम जो हैं वो विताली किम का नाम आ रहा है, जिनको 2020 में जेलेंस्की साहब ने ही गवर्नर बनाया था। ये जेलेंस्की साहब के आदमी हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और इनको भी लेकर के एक बिजनेस लॉबी में पॉजिटिविटी है। और तीसरा नाम आ रहा है दिमित्रो कुलेबा साहब का, जो पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री रह चुके हैं और जो कुछ भी यूक्रेन में भी हो रहा है, सिक्योरिटी मेजर्स और आर्मी, डिफेंस, मिलिट्री, इन सब के की बॉडी में बैठे हुए हैं और एक तरीके से इनको जेलेंस्की साहब का नंबर 2 समझा जा रहा था। इनकी लोकप्रियता यूरोप के साथ है, लेकिन रसा इनको बहुत पसंद नहीं करता है। फिर भी इस बात की चर्चा है कि संभवतः अगर ऐसा कोई कंप्रोमाइज होता है जिसमें कि यूरोप की बात भी सुनी जाती है, जेलेंस्की की बात भी सुनी जाती है, तो ये शायद वो कंप्रोमाइज कैंडिडेट हो सकते हैं जो उनको सामने से हार्डकोर यूएस या रसा के पक्ष में नहीं देखा जा सकता है। और शायद इनके नाम पे ऐसी चर्चा है कि पुतिन साहब की भी सहमति है। अब ये जो नाम चल रहे हैं, ये तीनों नाम पेट्रो पोरोशेंको जी का, विताली किम जी का और दिमित्रो कुलेबा जी का, ये नाम यूं ही तो नहीं आए होंगे। अभी कल तक बात ये थी कि टेस्ला स्टारलिंक की फैसिलिटी इलन मस्क वहां यूक्रेन में बंद करने जा रहे हैं। पूरा टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूक्रेन का डिसरप्ट होने जा रहा है। ट्रम्प साहब नाराज हैं इसकी वजह से। फिर ये बात आ गई कि जेलेंस्की साहब छोड़ने को तैयार हैं और फिर ये नाम आ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंदर खाने ये मंथन नहीं चल रहा होगा और अंदर खाने इस तरह के डॉटेड लाइन पे चलने का इशारा नहीं होगा। पर ये बहुत ही दुखद है कि एक आदमी जो 3 साल से अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा हो, जिसके खिलाफ न तो उस देश की जनता है, जिससे न तो उसके अलायंस पार्टनर को बहुत नाराजगी हो, जिससे न तो यूएस को नाराजगी थी, वो महज 1 सप्ताह में विलन बन गया है। और विलन केवल इसलिए कि वो ट्रम्प साहब की आंख की किरकिरी हो गया है। ट्रम्प साहब उसे देखना नहीं चाहते, उसे सुनना नहीं चाहते। उसके खिलाफ ट्रम्प साहब ने उसको डिक्टेटर और जोकर कह दिया है। पुतिन साहब तो उससे पहले ही दूरी परहेज कर रहे थे, क्योंकि वो 3 साल से तो उनसे लड़ ही रहा था। ये बहुत ही चिंतनीय और दुखद बात है कि अगर ये स्क्रिप्टेड लाइन पे चीजें चल रही हैं, अब अगर ये परिवर्तन होना है तो किस रूप में होगा? जब सब कुछ स्क्रिप्टेड ही होगा तो उसके रूप पे भी आप आज कुछ नहीं कह सकते हैं। अब चुनाव के बाद कोई नई पार्टी आ जाएगी जिसके प्रमुख बन करके
वो आदमी एक तरीके से इन दोनों पार्टीज के स्टूल्स के रूप में बैठ जाएगा, या उसके पहले जिस तरीके की जोड़ आजमाइश पे ट्रम्प साहब लगे हुए हैं, ये चीजें हो जाती हैं। जो कुछ भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व शांति के लिए, यूक्रेन के दर्द पे मरहम लगाने के लिए, या लोकतंत्र की अपेक्षाओं के लिए तो ये अच्छा नहीं होगा। ना यूक्रेन के लिए अच्छा होगा, ना ये कोई अच्छा संदेश विश्व में देगा।